जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 10 जुलाई 2021, दिन हो चुका है शनिवार। तो जानेंगे आज की बड़ी खबरें। क्या है आज की बड़ी खबरों में? किस राज्य में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है कोरोना, साथ में जानेंगे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, RTI के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भी अपडेट है। तो सभी खबरें बड़ी काम की है और साथ ही में जानेंगे सोने चांदी का रेट और मौसम का पूर्वानुमान। तो बने रहिए इस वीडियो पर, पूरे अंत तक ज़रूर देखिए। तो इसी के साथ चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। तो पहली बड़ी अपडेट है कोरोना वेरिएंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक लैम्ब्डा वेरिएंट। सरकार ने बताया भारत में आए हैं इतने मामले। भारत सहित दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब कोरोना वायरस के लैम्ब्डा वेरिएंट को सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट को कर्सन की श्रेणी में डाला है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब तक 30 से ज़्यादा देशों में लैम्ब्डा वेरिएंट के मामले मिले हैं। वहीं भारत सरकार ने शुक्रवार को ये कहा था कि भारत में अब तक SARS-CoV-2 के लैम्ब्डा वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। जो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर में है चिराग पासवान को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ अर्जी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने LJP नेता चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सदन में पशुपति पारस को पार्टी के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि चिराग की अर्जी में कोई नया आधार नहीं है, क्योंकि यह मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है, लिहाजा आदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बिहार राजनीति में काफ़ी घमासान मचा है। रामविलास पासवान के देहांत के बाद उनकी पार्टी टूट गई है और बड़े ही शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उनके बेटे चिराग पासवान अपनी बिखरी हुई पार्टी को जमाने की कोशिश में है। तो चलिए देखते हैं अगली खबर। तो अगली बड़ी खबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से आवश्यक कदम उठाने को कहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने को कहा है। सरकार ने कहा कि अब समाज, धर्म, जाति और समुदाय की परंपरा रूढ़ियां टूट रही है, इसलिए समय आ गया है कि संविधान की धारा 44 के आलोक में समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाया जाए। न्यायमूर्ति प्रतिभा M.C. ने 7 जुलाई को दिए एक फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को लागू करने में हो रही मुश्किलों के बारे में ये बात कही। एकल पीठ मीणा समुदाय से संबंधित पक्षों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी। देखा जाए तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य नीति निर्देशकों, तत्वों तथा सिद्धांतों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। फिलहाल देश में अलग अलग समुदाय और धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि 4 शादियों की इजाज़त देता है, जबकि हिंदू सहित अन्य धर्मों में सिर्फ 1 शादी का नियम है। शादी की न्यूनतम उम्र क्या हो, इस पर भी समुदाय और धर्म के लिए अलग अलग व्यवस्था है। तो देखते अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार का फैसला, कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल 16 जुलाई तक से खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शुक्रवार को ये कहा कि आगामी 16 जुलाई से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सामाजिक दूरी के साथ फिर से खुलेंगे। स्थिति सामान्य रही तो अन्य कक्षाओं को भी खोला जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए एक आदेश में कहा गया है कि राज्य में 9 से 12वीं तक के स्कूल 16 जुलाई से खुलेंगे, जबकि 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं 23 जुलाई से शुरू होगी। आदेश में कहा गया है कि 1 से लेकर 5वीं तक के लिए स्कूल खोलने पर बाद में विचार किया जाएगा। यमुनानगर मीडिया से बात करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसकी जानकारी दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आई है ओडिशा से। ओडिशा में सामने आए कोविड-19 के 2806 मामले, रिकॉर्ड 61 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, 61 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में सबसे ज़्यादा कोविड के मामले आ रहे हैं। ओडिशा में कोविड-19 से रिकॉर्ड 61 लोगों की मौत हो गई है और 2806 नए मामले सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि राज्य में कोविड-19 से मृतकों की संख्या बढ़कर 4476 हो गई। मौत का नया आंकड़ा किसी एक दिन का नहीं है, बल्कि उसमें उन मौतों को भी शामिल किया गया है जो पहले की सूची में शामिल नहीं थे, लेकिन मौत की वजह की पहचान कोविड-19 के रूप में हुई थी। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर पर। अगली खबर है कोविड प्रोटोकॉल के तहत चलेगा संसद का मानसून सत्र। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष की बैठक में ये फैसला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली से ये खबर आ रही है। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है।
इस बार का सत्र भी पिछली बार के सत्र की तरह कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही चलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मानसून सत्र में सांसदों के बैठने को लेकर 7 जुलाई को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा दोनों सदनों के महासचिवों की बैठक हुई है और उस बैठक में तय किया गया है कि मानसून सत्र को पिछले सत्र की तरह ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चलाया जाए। देखते अगली खबर आ रही है अफगानिस्तान से। तालिबान ने कहा अफगानिस्तान के 85% इलाके पर अब हमारा कब्जा है। इन देशों में भी पसरी है चिंता। यह दोस्तों, युद्ध से जर्जर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की रवानगी और देश के अधिकतर क्षेत्रों पर तेजी से बढ़ते तालिबान के नियंत्रण के बीच चरमपंथी समूह ने शुक्रवार को यह दावा किया कि देश के 85% हिस्से पर अब उसका कब्जा है। तालिबान ने साथ ही कहा कि वह किसी भी व्यक्ति, संगठन और किसी अन्य को अफगानिस्तान की धरती का उपयोग पड़ोसी देशों, क्षेत्रीय देशों और अमेरिका और उसके सहयोगी सहित दुनिया के देशों के खिलाफ नहीं होने देगा। तालिबान के वरिष्ठ शिष्टमंडल के इस सप्ताह मॉस्को दौरे के अंत में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उक्त घोषणा की गई। इसमें आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा हुई कि ये जो दौरा हुआ है, इस दौरे का लक्ष्य यह आश्वासन देना था कि अफगानिस्तान में तेजी से पैर पसार रहे तालिबान से रूस या मध्य एशिया में उसके सहयोगी देशों को कोई खतरा नहीं होगा। देखते अगली खबर आ रही है। नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के पीछे संघ भाजपा की छिपी हुई सियासत से अलर्ट हुई कांग्रेस। नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के पीछे संघ भाजपा के छिपे राजनीतिक एजेंडे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथल्ला के आरोप ने कांग्रेस के कान खड़े कर दिए हैं। इस नए मंत्रालय के जरिए केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक की सहकारी संस्थाओं में भाजपा का प्रभाव बढ़ने की तैयारी है। चेन्निथल्ला की आशंका को पार्टी नजरअंदाज नहीं कर रही है। संकेत है कि कांग्रेस जल्द ही इसको लेकर विपक्षी खेमे के दूसरे दलों से चर्चा करेगी। उसमें मशवरे की यही प्रक्रिया मानसून सत्र से पहले पूरी की जाएगी ताकि इस नए मंत्रालय के गठन के पीछे की सियासत को संसद में उठाया जा सके। देखते अगली खबर है। इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय होंगे आरएसएस के स्वयंसेवक। बीजेपी की तरह तैयार होगा हाईटेक आईटी सेल। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मीडिया में बात रखने को लेकर बेहद सतर्क रहने वाले संघ के स्वयंसेवक जल्द ही इंटरनेट पर भी सक्रिय दिखेंगे। अपने कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने वाले संघ के बड़े पदाधिकारी तो इंटरनेट मीडिया पर है, लेकिन अब शाखा स्तर के स्वयंसेवकों को भी इंटरनेट मीडिया से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की तर्ज पर संघ में भी उच्च तकनीकी डिजिटल सूचना संवाद केंद्र की स्थापना होगी। देखते अगली खबर में है। माइक्रोसॉफ्ट ने खुलासा किया विंडोज 7 यूजर्स विंडोज 11 में ऐसे कर सकते हैं अपग्रेड। जी दोस्तों, विंडोज का नया ओएस आ चुका है अपग्रेडेशन के साथ विंडोज 11। तो अगर आप विंडोज 7 चलाते हैं तो भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। देखते हैं ये बड़ी न्यूज़। अगर आप अभी भी विंडोज 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं और विंडोज 11 में अपग्रेड करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक नए इंस्टॉल की आपको ज़रूरत होगी। लिनोवो ने अपने विंडोज 11 FAQ पेज पब्लिश किया है जो माइक्रोसॉफ्ट के इनपुट पर आधारित है। इससे पता चलता है कि विंडोज 7 यूजर्स एक नए इंस्टॉल के जरिए विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकेंगे। इसके लिए यूजर्स को पीसी पर अपना विंडोज 11 का क्लीन इंस्टॉलेशन करने से पहले अपने डेटा का बैकअप लेना होगा और इसके लिए मिनिमम आपके कंप्यूटर में 4 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज होना चाहिए। देखते अगली खबर में है। आरटीआई से हासिल दस्तावेजों का हवाला मत दो, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जानिए ऐसा क्यों कहा। सूचना अधिकार आरटीआई के तहत प्राप्त सूचनाओं को यूं तो बहुत अहम माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान पक्षकार की ओर से आरटीआई के जरिए हासिल दस्तावेजों का हवाला देने से मना करते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा कि आरटीआई से हासिल जवाब का हवाला मत दीजिए, ये बहुत भरोसे लायक नहीं होते। पीठ ने यह कहा कि हमारा अनुभव है कि अगर आरटीआई में पूछे गए सवाल का पत्र किसी और अथॉरिटी के पास पहुंच गया तो जवाब पूरी तरह से भिन्न होगा। तो आइए जानते हैं अगली अपडेट में है। भारत और नेपाल के बीच रेल नेटवर्क इस्तेमाल का समझौता, जाने क्या होंगे इसके फायदे। या दोस्तों, दिल्ली से एक खबर आई है। भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को नए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के सभी प्राइवेट कार्गो ट्रेन ऑपरेटर अब एक दूसरे से रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी तक यहाँ कार्य केवल सरकारी कंपनी कॉनकोर कर रही थी। इस समझौते के तहत दोनों देश किसी तीसरे देश में माल का निर्यात या आयात के लिए भी रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। देखते हैं अगली अपडेट में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते
चंद्र कुमार बोस ने कहा, मुसलमानों के वोट के बिना बंगाल फतह करना मुमकिन नहीं है। या दोस्तों, नेताजी के परपोते ने ये बात कही है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस का मानना है कि मुसलमानों के वोट बिना बंगाल फतह करना नामुमकिन है। इसके साथ ही सूबे के बुद्धिजीवियों का समर्थन हासिल करना भी बेहद जरूरी है। बोस ने खास बातचीत में कहा, बंगाल में 1977 से पहले मुसलमानों के समर्थन से ही कांग्रेस की भी सरकार बनी थी। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तालिबान के खिलाफ अफगानी महिलाओं ने संभाला मोर्चा, आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई। जी दोस्तों, अफगानिस्तान में अभी तालिबान का आतंक बहुत बढ़ चुका है, तो वहां की महिलाएं अब घर से बाहर निकल चुकी है। क्या है न्यूज देखते हैं। अफगानी महिलाएं देश की सड़कों पर हथियार लेकर तालिबान के खिलाफ उतर आई है। ये महिलाएं अफगान बलों का हौसला बढ़ाने के लिए बंदूकों के साथ आई है। हथियार लिए इन महिलाओं के इरादे इतने बुलंद है कि वो अपनी आखिरी सांस तक तालिबान से लड़ने के लिए तैयार है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की खबरों की वजह से इन महिलाओं ने हथियारों के साथ मोर्चा संभाला है। वो सड़क पर तालिबान विरोधी नारे लगा रही है और युद्ध के मैदान में उसका सामना करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। देखते अगली खबर। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका भी बैन करेगा चाइना की बहुत सी कंपनियां। उइगरों पर जुल्म को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की बड़ी कार्रवाई, 14 चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। या दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि चीन के स्वायत्त प्रांत शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों और उच्च स्तरीय तकनीकी निगरानी के कारण यह कड़ी कार्रवाई की गई है। चीन के अलावा भी विश्व के कई देशों पर कार्रवाई हुई है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने पिछले महीने ही घोषणा की थी कि मुस्लिम उइगर मुसलमानों और हानों पर जुल्म करने के खिलाफ चीनी कंपनियों पर यह कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने शुक्रवार को आर्थिक आधार पर 34 और कंपनियों को काली सूची में डाल दिया है। इसमें से 10 कंपनियां चीन की है। इस संबंध में अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। वहीं एक अन्य सूत्र का कहना है कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग की योजना है कि इस प्रतिबंध के दायरे में और चीनी कंपनियों को भी लाया जाए। इस सूची में और 14 चीनी कंपनियों को शामिल किया जाएगा। देखते अगली खबर। अगली खबर में है कोरोना पर परेशानी। जी दोस्तों, महाराष्ट्र और केरल में संक्रमण हो चुका है बेकाबू। देश के 53% केस यहीं से आ रहे हैं। जी दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र और केरल में कोरोना की लहर थोड़ी सी बेकाबू हो गई है। इसका कारण है वहां आने वाले टूरिस्टों के आने से कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन में छूट-छाट दी है, लेकिन छूट-छाट देने के बाद भी लोग मान नहीं रहे, अपने घरों से निकल रहे हैं और टूरिस्ट का ज्यादा अट्रैक्शन कोरोना की इस लहर को बढ़ावा दे रहा है। देखते अगली खबर। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। 2 हफ्ते से निष्क्रिय मॉनसून हुआ फिर एक्टिव। महाराष्ट्र में तेज बारिश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी हल्की बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, करीब 15 दिनों से निष्क्रिय हुआ मॉनसून दोबारा एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मॉनसूनी हवा गुरुवार से धीरे धीरे देश के पूर्वी इलाके और कुछ हिस्सों में पहुंचने का अनुमान जताया है। इससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। इस वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और मुंबई के कुछ हिस्सों में गुरुवार को बारिश हुई। मुंबई में अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। नागपुर में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर भी पानी घुस गया था और कई लोगों के घरों तक में पानी भर गया था। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है व्हाट्सएप से रिलेटेड। व्हाट्सएप कोर्ट से कहा है कि डेटा प्रोटेक्शन कानून बनने तक यूजर्स को प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने को मजबूर नहीं करेंगे। या दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपनी विवादित पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप ने बताया कि उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल रोक दिया है। व्हाट्सएप ने कहा कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल कानून नहीं बन जाता, तब तक हम यूजर्स को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने को मजबूर नहीं करेंगे। देखते हैं अगली अपडेट। अगली अपडेट है इंटरनेट पर अपना न्यूज़ चैनल वगैरह चलाने वाले लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, नए आईटी कानून पर कोर्ट MBA के साथ केरल हाई कोर्ट ने कहा न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन कानून लागू करना चाहता है और करेगा तो भी सख्त एक्शन नहीं लिए जाएंगे। या दोस्तों, नए आईटी कानून पर NBA की दलील को कोर्ट ने समर्थन किया है। इसी साल देश में लागू किए गए नए आईटी कानूनों को लेकर केरल हाई कोर्ट ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का पक्ष लिया है। अदालत ने कहा कि अगर NBA इन कानूनों को लागू नहीं कर पाता तो भी उनके खिलाफ
फिलहाल कोई दंडात्मक या सख्त एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। एनबीए की कोर्ट में 3 मुख्य दलील है दोस्तों, जो आपको भी जानना अति आवश्यक है। एनबीए ने कहा कि इन नियमों को लागू करने से सरकारी अधिकारियों को बिना किसी कारण और गलत तरीके से मीडिया को बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की ताकत मिल जाएगी। नए आईटी कानून संविधान के आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने समानता और आर्टिकल 19 यानी किसी भी पेशे को चुनने की आज़ादी का भी उल्लंघन करते हैं। निगरानी करने की इस व्यवस्था से अधिकारियों को डिजिटल न्यूज़ मीडिया के कंटेंट पर बेलगाम तरीके से प्रतिबंध लगाने की ताकत मिल जाएगी। ये हम सभी जानते हैं दोस्तों, किसी न किसी तरीके से परेशानी होती है सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर से आम जनता को, और ऐसे में अगर ये नए आईटी कानून आएंगे तो उसमें भाषा की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता पर भी लगाम लगाई जा सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सरकारी अधिकारी आपके किसी भी कंटेंट, आपके चैनल को बैन कर सकता है। तो इसलिए नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में अपील की थी और हाई कोर्ट ने, केरल हाई कोर्ट ने इसका समर्थन भी किया है कि ये कानून नहीं लगने चाहिए। अगर ये कानून लगता भी है तो किसी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि इससे भाषा की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति वाले भारतीय संविधान के कानून पर उल्लंघन हो सकता है, उस पर विपरीत असर पड़ सकता है। देखते अगली खबर। अगली बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। भारत सरकार को झटका, फ्रांस में 20 संपत्तियां जब्त होंगी। 12,580 करोड़ रुपए हर्जाना ना देने पर फ्रांसीसी कोर्ट का फैसला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ब्रिटिश कंपनी केएन एनर्जी से जारी कर विवाद में भारत सरकार को बड़ा झटका लगा है। एक फ्रांसीसी कोर्ट ने पेरिस में भारत सरकार की 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। दरअसल मध्यस्थता अदालत ने केएन को भारत से 1.7 अरब डॉलर 12,580 करोड़ रुपए का हर्जाना वसूलने का अधिकार दिया था। इस आदेश का पालन न करने पर फ्रांसीसी कोर्ट ने संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। हालांकि भारत सरकार के मुताबिक उसे ऐसा कोई भी आदेश नहीं मिला, जबकि इस मामले से जुड़े 3 लोगों ने बताया पेरिस में भारत की जिन संपत्तियों की जब्ती का आदेश हुआ है उनमें ज्यादातर फ्लैट है। इनकी कीमत करीब 177 करोड़ रुपए की है। फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केएन एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों का टेक ओवर करने की इजाजत दी थी और 7 जुलाई को इस कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई इसकी। तो फ्रांस में स्थित भारत सरकार की संपत्ति जब्त करेगा फ्रांस का हाई कोर्ट। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है राजस्थान से। राजस्थान में अनलॉक का दायरा बढ़ेगा, वीकेंड कर्फ्यू हटाने और बाजार रात 9 बजे तक खोलने की तैयारी। सिटी बस पेट्रोल पंप का भी समय बढ़ेगा, सीएम को भेजा नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट। यहाँ दोस्तों राजस्थान में अभी अनलॉक धीरे धीरे होने वाला है। पेट्रोल पंप 8 बजे तक खुले रहते हैं, वो 9 बजे तक खुले रहेंगे। बाजार 9 बजे तक खुल सकते हैं और नाइट कर्फ्यू भी 8 की जगह 9 या 10 बजे तक लागू हो सकता है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है और वहां के सीएम अशोक गहलोत के पास इसे भेज दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होने से अब सरकार अनलॉक का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार रविवार के वीकेंड कर्फ्यू को हटाकर 7 दिन बाजार खोलने पर विचार कर रही है। बाजार खुलने का समय भी बढ़ गया है। गृह विभाग ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेज दिया है दोस्तों। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। अगर मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अनलॉक के तहत नई छूट मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत की राजनीति में काफ़ी हॉट फेवरेट टॉपिक चल रहे हैं अभी। उन्होंने ही कमलनाथ की सरकार एमपी में तोड़कर बीजेपी को सपोर्ट किया था और आज बीजेपी ने उनको केंद्र में मंत्री बना दिया है, उड़्यन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सिंधिया को कोर्ट से मिल गया है पहला टास्क। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा एयरपोर्ट का नाम रखने को लेकर नए एविएशन मिनिस्टर तैयार करे एक समान नीति। जहाँ दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नया काम सौंपा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को देश भर में हवाई अड्डों के नामकरण के लिए एक समान नीति तैयार करनी चाहिए और एक नए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच वरिष्ठ वकील फिल्जी फ्रेडरिक द्वारा दायर एक जनहित याचिका पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को हवाई अड्डों के नामकरण और नाम बदलने के लिए एक समान नीति तैयार करने के निर्देश की भी मांग की गई है।
देखते अगली खबर। अगली बड़ी खबर है भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में विशेष जांच आयोग ने शरद पवार को पूछताछ के लिए समन भेजा। एनसीपी प्रमुख ने हिंसा के लिए मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े पर उठाया था सवाल। जी दोस्तों, पुणे के भीमा कोरेगांव इलाके में 1 जनवरी 2018 को हुई हिंसा के मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान दर्ज किया जाएगा। इस हिंसा की जांच करने वाले आयोग ने समन भेजकर 2 अगस्त को मुंबई में उनके सामने पेश होने को कहा है। जांच आयोग ने शरद पवार के अलावा तत्कालीन पुणे ग्रामीण के एसपी सुवेज हक, तत्कालीन एसपी संदीप पखाले, पुणे तत्कालीन कमिश्नर रविंद्र सेनगांवकर और तत्कालीन कलेक्टर सौरभ राव को भी समन जारी किया है। अगली खबर है गुजरात से। 15 जुलाई से गुजरात में खुलेंगे स्कूल कॉलेज। सिर्फ 50% छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति होगी। नाइट कर्फ्यू में भी ढील दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात सरकार ने ये फरमान जारी किया है कि कक्षा 12 के छात्रों के लिए स्कूल और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कॉलेज 15 जुलाई से फिर से खोलने का फैसला कर दिया है। लगभग 50% छात्रों को कैंपस में आने की अनुमति दी जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि छात्र स्वैच्छिक आधार पर स्कूल आकर कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी, मतलब जिसकी इच्छा है वो स्कूल या कॉलेज जा सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं जा सकता। गुजरात सरकार ने राज्य में दैनिक नए कोविड-19 मामलों में तेज गिरावट के बीच 18 में से 10 शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू को हटाने का भी फैसला किया है। फिलहाल 18 शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कर्फ्यू लागू है। तो देखते हैं अगली खबर। अगली बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अब मोतियों की भी खेती हो सकेगी। जी हाँ दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में छिंदवाड़ा जिले में बहुसफलीय खेती की जाती है, किंतु अब छिंदवाड़ा में मोतियों की भी खेती हो सकेगी। मोतियों की खेती से जिले के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलने से आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकेंगे। जिले में मोती की खेती का सुअवसर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत छिंदवाड़ा स्थित चंदन गांव में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र पन्नासे के सफल प्रयासों और मार्गदर्शन से हासिल हो सका है एवं मोती की खेती का आगाज हो चुका है। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र चंदन गांव में कार्यक्रम सहायक के पद पर पदस्थ श्रीमती चंचल भार्गव को आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत मोती की खेती संबंधी परियोजना का प्रभार सौंपा गया है, जो जिले में मोती की खेती के इच्छुक युवाओं व किसानों को मोती की खेती का प्रशिक्षण एवं अन्य मार्गदर्शन प्रदान करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सर्राफा बाजार में क्या हाल है सोने का और चांदी का। किस रेट पर पहुंच गया है सोना और चांदी। जी हाँ दोस्तों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 147 रुपये या 0.31% की बढ़ोतरी के साथ सोना का अगस्त वायदा और उसके भाव 47,844 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी का सितंबर वायदा उसकी कीमत 68,789 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जिसमें 168 रुपये या 0.24% की गिरावट दर्ज की गई। कल दोनों की कीमती धातुएं MCX पर निचले स्तर पर कारोबार कर रही थी, जहां सोने की कीमत 47,759 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं सितंबर को परिपक्व होने वाली चांदी की कीमत 69,200 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जिसमें 430 रुपये या 0.62% की गिरावट देखी गई। 8 जुलाई से पहले लगातार 3 दिनों तक सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रही थी, जबकि अब सोने की कीमत 47,844 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुकी है और चांदी की कीमत 68,779 रुपये प्रति किलोग्राम रही। तो अब जानते हैं पूरे भारत का अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। क्या है मौसम का हाल। तो अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, पूर्वी राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा, दिल्ली और बाकी पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप और दक्षिण गुजरात में हल्की से भारी बारिश की संभावना है।
तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और टुडे न्यूज़ अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल CMM न्यूज़ 24/7 को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हर रोज़ की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।